दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के नवादा पहुंचे, जहां अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां नवादा के हिसुआ में स्थित इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे सासाराम जाना था लेकिन हिंसा भड़की है, मैं नहीं जा पाया, जनता से माफी मांगता हूं। आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार शांति नहीं ला सकते हैं, बिहार में शांति हो इसीलिए गवर्नर को फोन किया है, इससे ललन जी बुरा मान गए। आपको बता दो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भाजपा के कई और दिग्गज नेता भी पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रामनवमी के दिन रोहतास जिले के सासाराम और नवादा जिले के बिहार शरीफ में भड़की आग में बिहार अभी तक दहक रहा है। ये आग बिहार के 3 अन्य जिलों में भी पहुंच चुकी है। मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी घटना सामने आई है, जहां बिहार हिंसा में अभी तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना से प्रभावित सासाराम और बिहार शरीफ में माहौल बिगड़ने पर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जहां धारा 144 लागू है, यहां इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। जहां लोगों से अपील की गई है कि वे अपने अपने घरों में ही रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसपी और डीएम खुद दलबल के साथ कैंप कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, अररिया और छपरा में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। खबर के अनुसार पटना पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 70 सैंपल की कोरोना जाँच में 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि पटना में प्रतिदिन कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जब बिहार में कोरोना के 8 मरीज मिले हैं, जिसमें 6 मरीज पटना के रहने वाले हैं, जबकि 1 अररिया और 1 छपरा के रहने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा में रहने वाले लोग ऑनलाइन के ऑर्डर देने से घर पर जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। जब बिहार सरकार ने जमीन नक्शा घर पर पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, ये बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। कई बार आप लोगों को केडीवी लाइव के माध्यम से बताया भी गया है। जी हाँ, फिर से ये खबर दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस सुविधा के बारे में मालूम नहीं है। आपको बता दें कि जमीन नक्शा को घर घर पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। अगर आप जमीन नक्शा के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आवेदन करने के 7 दिन के अंदर डाक के द्वारा जमीन का नक्शा घर पर पहुंच जाएगा। अगर आप घर बैठे नक्शा मंगवाते हैं तो फिर एक बार में 5 सीट नक्शा मंगा सकते हैं। इसमें एक सीट की कीमत 285 रुपये होगी। आपको ऑनलाइन के द्वारा पैसा जमा करना होगा। इसको लेकर के राजस्व विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिस वेबसाइट से आप मंगाएंगे उस वेबसाइट का एड्रेस है www.dlrs.bihar.gov.in। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार पर जम करके हमला बोला है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं सासाराम में हिंसा के बाद कार्यक्रम रद्द होने पर अमित शाह ने कहा कि मैंने राज्यपाल को फोन किया तो ललन सिंह बुरा मान गए। वह कहते हैं कि बिहार में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि अगले दौरे में मैं सासाराम में सभा जरूर करूंगा। वहीं सासाराम में घटना के बाद कार्यक्रम रद्द होने पर अमित शाह ने कहा कि मुझे सासाराम जाना था, जब वहां सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम होना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां लोग मारे जा रहे हैं। जदयू पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको लालू की गोद में बैठने पर मजबूर कर दिया है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे, महागठबंधन की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने कहा है कि नीतीश बाबू को पीएम बनना है, तेजस्वी को सीएम बनना है। इनके बीच बिहार की जनता पिस रही है, लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी को तीसरी बार में पीएम बनाएंगे। इसीलिए लालू जी आप ये भूल जाओ कि नीतीश कुमार आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि लालू के बेटे ने नीतीश कुमार को सांप कहा, पलटू राम कहा, लेकिन नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके साथ चले गए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल के महीने में लू कभी भी दस्तक दे सकती है। इस माह में लू का प्रकोप सामान्य से अधिक समय तक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अप्रैल में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जब वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि मार्च में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पारा कई बार सामान्य से नीचे रहा। जब मार्च में हुई प्री मानसून बारिश भी सामान्य से 170% ज़्यादा रही। जहाँ IMD की जानकारी के अनुसार मार्च 2023 में 3 पश्चिमी विक्षोभ आए, जब पिछले साल मार्च 2022 में एक बार, मार्च 2021 में 4 बार, मार्च 2020 में 2 बार, मार्च 2019 में 3 बार रही थी। आपको बता दें कि मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव के साथ तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बीते शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में मौसम के चल रहे चक्रों को लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। जहां दिन में लोग धूप में पसीना बहा रहे हैं, वहीं रात में ठंड का एहसास हो रहा है। जब दूसरी ओर लगातार बदलते मौसम के साथ बारिश ओलावृष्टि की संभावना से किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। फिलहाल किसान गेहूं को सुरक्षित स्थान पर रखने में लगे हुए हैं। साथ ही मौसम के इस मिजाज से बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक घरों में बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। महागठबंधन में जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी देने की बात कही थी। वहीं इस मुद्दे पर शनिवार को उन्होंने अधिकारियों को बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी और फिर 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस पर अधिकारियों को ध्यान रखना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फैली हिंसा को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जो उन्होंने कहा है कि बिहार में वर्षों से सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर अचानक अब ऐसे कैसे माहौल बिगड़ गया। ज़रूर किसी ने खचपच यानी कि गड़बड़ किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है, लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, झगड़ा करवाया गया है। जब किसी ने गड़बड़ किया है तो हम लोगों ने तो पूरी तरीके से कह दिया है कि अंदर से पता करेंगे और क्या क्या हो रहा है ये सब पता चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार हर चीज के लिए पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों की जानकारी लेकर के उचित कार्रवाई करें। यह स्वाभाविक नहीं है। निश्चित रूप से किसी ने यहाँ वहाँ कुछ अननेचुरल किया होगा। उन्होंने अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने पर कहा है कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाएं। राज्य सरकार थोड़ी रोकती है। दोस्तों बात करेंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित किया क्योंकि वहां भीड़ जुटने की संभावना नहीं थी। यह शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि सासाराम में शांति है। जिला प्रशासन ने कह दिया है कि जिले में धारा 144 लागू नहीं है। भाजपा को लोग पहचान गए हैं, जहाँ उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। जब भीड़ जुटने की संभावना न रहने के कारण ही अमित शाह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह या फिर भाजपा के किसी अन्य नेता के कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। अमित शाह पूरे राज्य का दौरा करें, कौन उन्हें रोकता है? या उन्हें कोई नहीं रोकेगा। वे लगातार घूमते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2015 के विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले से ही अमित शाह बिहार में कैंप किए हुए थे। मतदाताओं ने भाजपा को खारिज कर दिया। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अमित शाह चाहे तो फिर अभी से ही यहाँ कैंप करें। जब फिर भी लोकसभा चुनाव में इस राज्य में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार भी बंगाल के रास्ते पर जा रहा है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे निशाने पर देते हुए कहा कि नीतीश के गृह जिला नालंदा और सासाराम की घटना की जानकारी सीएम को नहीं है, जहां उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा है कि वे बोलते क्यों नहीं है। जी हाँ, वे केवल मुस्लिमों के सीएम हैं, हिंदू भी उनको वोट करते हैं। उन्होंने कहा है कि
कि सासाराम में बहुत गलत घटना हुआ है, हिंदुओं के साथ अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। मीडिया ने भी इसको बेनकाब किया है। गिरिराज सिंह ने रोहतास जिले के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के अधिकारी भी पलटू राम हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नालंदा में सोचे समझे साजिश के तहत हमला कराया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवानी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा हो और शिक्षा विभाग दोनों सुर्खियों में बने रहते हैं। जब मध्याह्न भोजन से लेकर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब जो ताज़ा मामला सामने आया है उसे जानकर के हर कोई हैरान है। जमुई के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अटेंडेंस में बराबर खेल हो रहा है। यहाँ के शिक्षक एडवांस में ही अटेंडेंस रजिस्टर पर अपनी हाजिरी बना देते हैं। एक स्कूल के 2 शिक्षकों ने ये कारनामा कर दिया है। जिस दिन दोनों ने एडवांस में हाजिरी बनाई है उस दिन स्कूल का संचालक मॉर्निंग में होना है, लेकिन दोनों ने स्कूल आने का समय सुबह 9 बजे दर्शाया है। अब अटेंडेंस रजिस्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला झाझा प्रखंड के धमना पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के शिक्षक नीलेश कुमार और विनीता किसले ने एडवांस में ही 3 अप्रैल की तारीख की हाजिरी बना दी है। दोनों ने बीते शनिवार को ही 3 अप्रैल की हाजिरी एडवांस में बना करके रख दी है। 3 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल संचालन होना है, लेकिन दोनों शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं थी और फिर यही वे गलती कर बैठे। दोस्तों, बात करते हैं कि नेपाल के तराई से सटे बिहार के कुछ जिलों में परसों भूकंप के मामूली झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही है। दिन के लगभग 11 बजे भूकंप आया। विशेषज्ञों की माने तो इसका केंद्र काठमांडू से उत्तर पूर्व दिशा 28 किलोमीटर दूर जमीन के 25 किलोमीटर नीचे थे। जब मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि इसकी गहराई कम होने से भूकंप का मामूली असर नेपाल की तराई से सटे कुछ इलाकों में हुआ है। बगा, बेतिया और फिर मोतिहारी में कुछ जगहों पर इसे आंशिक रूप से महसूस किए गए हैं। अधिकतर लोगों को सोशल साइट्स और फिर अन्य माध्यमों से भूकंप की जानकारी मिली। जब तीव्रता कम होने से पटना में भी लोग अनजान रहे। जहाँ किशनगंज में भी यही हाल है। जब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी भूकंप तो आया लेकिन किसी को मालूम नहीं चला। जहाँ सीमांचल, मिथिलांचल में भूकंप के हल्के से झटके महसूस किए गए पर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं हुई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के दिन हुई घटना को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के कुछ इलाकों में हुई घटनाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। हमें कल जैसे ही आगजनी और फिर झड़पों के बारे में पता चला वैसे ही प्रशासन ने अलर्ट होकर के तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी ने जानबूझ करके किया है। फिलहाल हमने पुलिस को घटना के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। यह वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा रद्द किए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई भी केंद्र में मंत्री बिहार आते हैं तो फिर उनको सुरक्षा दी जाती है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है। हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जहां भाजपा लोग ध्यान ना रखे वह अलग बात है। वहीं पर इस घटना पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में जब चुनाव आता है तो फिर भाजपा यही सब करने की पृष्ठभूमि बनाने में लग जाती है। भाजपा लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। भाजपा को लगता है कि ऐसा करके वे चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, लेकिन ये उसका भ्रम है। जब फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार के रहते हुए यहाँ पर भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। सरकार दंगाइयों से पूरी सख्ती से निपटेगी। हमारे द्वारा प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी गलत काम होने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। इस साल के पहले महीने जनवरी में ही 19 लाख से अधिक रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है। जब देसी पर्यटकों के मामले में अब तक का ये रिकॉर्ड है। जब किसी भी साल जनवरी में इतनी संख्या में देसी पर्यटक ने बिहार का भ्रमण नहीं किया था। जब विभाग के अनुसार इस साल जनवरी महीने में 19,38,935 पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है। जहाँ इसमें 19,02,432 देसी पर्यटक शामिल है। जहाँ इसके पहले साल 2022 में मात्र 84,281 देसी पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया था। जहाँ वहीं साल 2021 के जनवरी में 2,22,144, जनवरी 20 में 18,04,535, जनवरी 19 में 18,18,634, तो जनवरी 18 में 16,15,847 देसी पर्यटकों ने भ्रमण किया था। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभी भी वृद्धि नहीं हो रही है। जहां वैसे कोरोना वाले 2 साल की तुलना में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए समय समय पर स्पेशल ट्रेन की सौगात देता रहता है। अब इंडियन रेलवे गर्मी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अगर आप भी बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के लिए सफ़र करने वाले हैं तो फिर आप ट्रेनों में बुकिंग करा सकते हैं। रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों को गर्मी की छुट्टियों में भीड़ को देखते हुए चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पाटलिपुत्र से गोमतीनगर और फिर बरौनी से कोयम्बटूर के लिए समर स्पेशल ट्रेनों के चलाने का फैसला किया गया है। ये ट्रेनें लोगों को गर्मी में आने जाने के लिए राहत देगी। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी उत्सव के दौरान हुई घटना को लेकर के बिहार और फिर पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को देश की राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जीतो अहिंसा दौड़ को संबोधित करते हुए हिंसा को लेकर के बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां जंगल राज लौट आया है। बिहार में बंगाल में ममता दीदी सो रही है और बिहार में जंगल राज लौट आया है। अनुराग ठाकुर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और जंगल राज वापस आ गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू शासन के दौरान जो जंगल राज था वह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से लौट आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी सो रही है, वह एक तबके को सुरक्षा दे रही है। शोभा यात्रा के दौरान हिंदू समुदाय की पत्थरबाजी, आगजनी और फिर हिंसा की घटनाओं पर वह मोर्चा संभालती रही है। ये सेलेक्टिव स्टैंड है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री के संरक्षण में हिंदुओं पर हमला किया जाता है और वह केवल एक दर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के सासाराम के बाद नालंदा के बिहार शरीफ से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई है, जब दोनों ही जगहों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जब नालंदा में दंगाइयों ने निजी सरकारी संपत्ति को जमकर के नुकसान पहुंचाया, बिहार शरीफ के कुछ इलाकों में ऐसी आगजनी हुई कि देख कर के रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ चांदपुर रोड में बाजारों में जो आगजनी की घटना हुई है, जहाँ उससे दुकानें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। दुकानदार अपनी दुकान तक नहीं बचा पा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। जब वही हालात पर काबू पाने के लिए धारा 144 इलाके में लगा दी गई है। नालंदा के बिहार शरीफ में जगह जगह दंगा निरोधक दस्ते की तैनाती कर दी गई है। बटालियन के साथ पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। जगह जगह लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को धारा 144 की लगाए जाने की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सासाराम और नालंदा में हुई घटना को लेकर के बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचे, जहां महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलकर के उन्हें ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने महामहिम को घटना की जानकारी दी और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वही महामहिम राज्यपाल ने कहा कि वे इसे मामले को संज्ञान में लेकर के गंभीरता से देखेंगे। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में जो कल से स्थिति बनी हुई है, जो घटनाएं लगातार कई जगहों पर घटी है, इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन करने में विफल साबित हुई है। शरारती तत्वों ने एक तरफा इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर के बिहार की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन की सरकार इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने में विफल साबित हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि महामहिम से इस मामले को संज्ञान में लेने का आग्रह किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन हुआ, जिसमें कहा कि मोदी फिर से पीएम बनेंगे। नीतीश कुमार ना तो पीएम बनेंगे और ना ही लालू के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। यहाँ नवादा आया हूँ और सासाराम भी जाना था, लेकिन वहाँ पर नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पर घटना घटी है। मैं सासाराम की जनता से क्षमा मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां शांति कायम हो। अमित शाह ने कहा है कि राज्य सरकार से बात करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं पर नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने कहा है कि अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कर्फ्यू नहीं है, धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया है। एसपी ने कहा है कि अफवाह पर ध्यान नहीं दें, माहौल खराब करने को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने वहां आयोजित सभा में पहुंच करके सम्राट अशोक को पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर के और भी कई सारी अफवाहें चल रही है, जहां
ऐसे ही एक अफवाह रोहतास में चल रही है। तो रोहतास पुलिस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि सासाराम में मुसलमानों के डर से हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं। यह पुलिस ने कहा कि यह पूरी तरीके से निराधार और बेतुकी अफवाह है। यह किसी ने अपना मोहल्ला नहीं छोड़ा है। हम आम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। सासाराम में स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य है। रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने कहा कि शहर भर में छापेमारी जारी है। अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं पर रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि सासाराम में स्थिति शांतिपूर्ण है। कल हमें सूचना मिली कि एक समुदाय के कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर कुछ फेंका। 6 लोग इसमें घायल हुए, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई है। आपको बता दूं कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद बिहार शरीफ का माहौल बेहद खराब हुआ, तो फिर इसे लेकर के सियासत भी गर्म हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से एक बार पाकिस्तान से जोड़ करके बयान दिया है। यह भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने हिंदुओं के लिए चिंता जताई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशासन को निशाने पर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास अक्सर अपने बयानों और फिर टिप्पणियों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस जम करके इसका विरोध कर रही है। जहाँ वहीं इसी बीच कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर टिप्पणी कर रहे हैं। यह वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं कि सदस्यता जाने से कुछ नहीं होता। वीडियो में कुमार विश्वास ने कहा है कि कांग्रेस के लोग आजकल संकट में हैं, क्योंकि उनका सेनापति मुश्किल में आ गया है, जहां उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत यात्रा करते हो, अब आओ परमानेंट यात्रा करो। लेकिन कांग्रेस और भाजपा वालों से एक बात कहना चाहता हूं कि सदस्यता से कुछ नहीं होता है। यह निकाला हुआ आदमी हमेशा यश और विजय लाता है, अगर पुरुषार्थ ठीक से किया जाए तो। कुमार विश्वास ने आगे कहा है कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है समूह में नहीं हुई है, बल्कि निष्कासित लोगों ने ही की है, और भगवान राम इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि अयोध्या का राजकुमार अगर महल में रह जाता तो फिर राजकुमार रहता, लेकिन निष्कासन के बाद जंगल जंगल भटक करके वापस लौटे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन गए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पथराव और फिर हिंसक हुई, लेकिन धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया है। लेकिन अब बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन अब तक काबू नहीं पाया गया है। जी हाँ, यहाँ हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि केंद्र सरकार को पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियों को भेजना पड़ा, जिसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टुकड़ियां शामिल है। जहाँ हिंसक घटनाओं को लेकर के नालंदा जिले के डीएम और एसपी ने कहा है कि हम किसी भी तरीके के से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना के क्रम के दौरान पथराव करने वाले 106 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया जा चुका है। साथ ही अन्य उपद्रवियों की पहचान करने और फिर मामले को शांत करने में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि शहर में बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला और लगातार हिंसक इलाकों में पुलिस की गश्ती हो रही है। शनिवार की शाम पहाड़पुर और खासगंज इलाके में गोलीबारी और फिर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई। इस घटना में दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते 3 दिनों से सासाराम और नालंदा से हुई हिंसा की खबरें सामने आ रही है। जहाँ दोनों जिलों में हिंसा की इन खबरों के बीच की सियासत भी बदल रही है। दरअसल सासाराम में फैले सांप्रदायिक तनाव के बाद कल रविवार को वहां होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम रद्द होने से बिहार का सियासी पारा काफ़ी चढ़ गया। जहाँ अब हिंसा को लेकर के राजनीतिक दल सियासी नफा नुकसान देखते हुए बयान दे रहे हैं। जहाँ सासाराम और नालंदा हिंसा के बाद जहाँ बीजेपी और जेडीयू नेता एक दूसरे पर आरोप मर रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम ने नालंदा और सासाराम की घटना पर महागठबंधन और बीजेपी दोनों पर गंभीर आरोप लगा करके मामले को और गर्मा दिया है। इस बारे में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझ करके माहौल को संभालने की जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें महागठबंधन और बीजेपी दोनों दलों को फायदा
मिलता दिख रहा है। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि एक तरफ वो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो ये समझ रही है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा तो इससे हमारा वोट तय हो जाएगा, और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान इस तरह के घटना के बाद डर जाएंगे और फिर उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा और उनका वोट डर के साए में उनके पास ही आ जाएगा। यानी कि साफ है कि एनडीए और महागठबंधन के लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ खतरनाक सियासी खेल खेल रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम ऐसा होने नहीं देगी। निश्चित तौर पर एआईएमआईएम के लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो फिर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सासाराम और नालंदा की घटना के बाद जिस तरीके से राजनीतिक दलों का बयान आ रहा है उससे कई इशारे भी मिलते हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर तुष्टिकरण के गंभीर आरोप लगा करके बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग ये आरोप बीजेपी पर लगा करके हमला बोल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि बिहार बंगाल के रास्ते चल पड़ा है। जहाँ मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस में पथराव की योजना पहले से थी। मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। जब किस बात के मुख्यमंत्री है, आप कह दीजिए कि आप केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री है, कह दीजिए कि हिंदू नालंदा और सासाराम छोड़ दें। वहीं जदयू की तरफ से मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। इस तरीके की घटना को अंजाम देकर के पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार के राज में बिहार में सांप्रदायिक माहौल नहीं फैलने दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए बजट पर भारी तंज कसते हुए कहा कि देश को चला रही अक्षम सरकार गरीबों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार तानाशाही के बल पर गरीबों को निशाना बना रही है और उन पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार दम्भ में चूर है और इसी का नतीजा है कि उसने आम जनता और फिर विपक्षी दलों से संवाद को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सरकार ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे पता चलता है कि वे जनता की मनोदशा को सोचे समझे बिना या फिर विपक्षी दलों से परामर्श किए बिना एक तरफा फैसले लेती है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब से है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा किसी भी गंभीर विषय या फिर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संदेह के विषय में नकारात्मक रवैया रहता है, जबकि पहले की सरकार विपक्ष की मांग पर विभिन्न मुद्दों को संसदीय जांच समिति के पास भेजती थी, लेकिन मौजूदा दौर में संसदीय जांच तो अतीत की बात हो गई है। मानहानि केस में सांसद सदस्यता गंवाने और फिर अडानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा संसद से पास किए गए ताजा बजट के बाद बढ़ती कीमतों पर यह पहली टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महंगाई आज के भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है और इसे काबू में करने की जिम्मेदारी भारत के इतिहास की सबसे अक्षम सरकार पर है। इस साल दवा की कीमतों में चुपचाप 11% की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरफ गरीबी लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा की लागत आसमान छू रही है। दुखद यह है कि स्वास्थ्य और फिर शिक्षा हर गरीब और सामान्य नागरिक के लिए सबसे जरूरी खर्चे में शामिल है और ये आम लोगों की जीवन की विभिन्न ज़रूरत है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि स्वास्थ्य और फिर शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरत के मुद्दे पर भी सरकार जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार को धीरे धीरे इन सेवाओं को मुफ्त करना चाहिए, लेकिन इसके उलट सरकार स्वास्थ्य सेवा और फिर शिक्षा को महंगा बना रही है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि मैं कतई गलत नहीं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार जेब कतरी सरकार है। ये देश की गरीब जनता के जेब काट रही है, लेकिन इस पर कहीं बहस नहीं हो रही है, ना तो टीवी चैनलों पर और ना तो सरकार की घोषणाओं में। चर्चा सांप्रदायिक मुद्दों पर हो रही है, फेक नैरेटिव पर हो रही है, देश के गरीबों पर कोई बहस नहीं हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नवादा के हिसुआ में स्थित इंटर मैदान में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। सम्राट अशोक की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद अमित शाह ने नवादा की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान मंच पर कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। अमित शाह इस दौरान जेडीयू नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को फ़ोन किया तो फिर ललन सिंह बुरा मान गए, कहने लगे कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ, बिहार का कानून व्यवस्था भी देश का हिस्सा है, आप इसे नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि सासाराम और नालंदा में लोग मारे जा रहे हैं, लोग दहशत के साए में हैं। सासाराम में हुई हिंसा को देखते हुए वहां नहीं जा पाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं।
अमित शाह ने नवादा की जनता से कहा कि यदि 2024-25 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है तो फिर दोनों हाथ उठा करके प्रचंड आवाज से भारत माता की जय बोलिए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत कल रविवार को नवादा पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि बिहार सरकार अपने ही वजन से गिरने वाली है। उन्होंने नीतीश सरकार पर जम करके निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार वासियों को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं जब मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अमित शाह ने नवादा वालों से पूछा है कि मुझे बताओ कश्मीर हमारा है या नहीं, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं। जदयू वालों ने विरोध किया, ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। मोदी जी ने 370 हटाया। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जदयू, राजद, ममता सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन श्री राम मंदिर का सुबह शिलान्यास कर दिया। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्निर्माण का रास्ता बना दिया है। अमित शाह ने पूछा है कि बिहार की 40 में से 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? मोदी जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा जोर से बोलिए। 2025 में मोदी जी की सरकार बनाएंगे। 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हमेशा के लिए। किसी भी कीमत पर समझौता नीतीश कुमार से नहीं होगा। नीतीश ने कई लोगों को धोखा दिया है। ये भी उन्होंने कहा है कि चुनावी सभा में साफ ऐलान, भाजपा कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, न ही साथ लेगी। 2025 के बाद महागठबंधन नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने सासाराम नहीं जा पाने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा है कि बिहार में जंगलराज लौट आया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार की 40 सीटों पर कमल खिलाने जा रहा है, नवादा में भी कमल खिलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश को भाजपा कभी नहीं लेगी। ललन सिंह को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। नीतीश जी पीएम बनने के मुँह में राजद के साथ चले गए। मोदी जी ही बिहार में कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत नवादा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण में कहा कि बिहार सरकार अपने ही वजन से गिरने वाली है। जी हाँ, इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अभिवादन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं। बंगाल के तर्ज पर बिहार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका। हमारे रामचंद्र के भूमि उत्सव में पथराव नालंदा में क्यों हुआ? नालंदा में ऐसी घटना क्यों हुई? इसका जवाब सीएम को देना होगा। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बनारस, केदारनाथ और महाकाल का कॉरिडोर बनेगा। वहीं पर सुशील कुमार मोदी नवादा जिले के हिसुआ स्थित इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा में बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। यहाँ सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह को जाने से रोकने के लिए जानबूझ करके एक काम किया गया है, जहाँ हिंसा फैलाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी को लेकर के बिहार के नालंदा सासाराम में हुई हिंसा को लेकर के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भाजपा पर जम करके निशाना साधा है। यह साथ ही उन्होंने इस घटना का जिम्मेदार बीजेपी आरएसएस को ठहराया है। पप्पू यादव ने कहा है कि मोदी जी देश में आग लगाने की सुपारी भाजपा ने किसने दी? उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि बिहार को जलाने की कोशिश आपके साथियों ने किसके साथ मिलकर के की है? भगवान राम की मर्यादा को तार तार करके दंगाइयों को सौंपने कहा कि बीजेपी को किसने दिया है? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार रामनवमी में जितना दंगा हुआ उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2024 की बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह महंगाई इनके मुद्दे में नहीं है। सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। 2024 के लिए बीजेपी आरएसएस कुछ भी करेगी। इनकी वजह से आज आम जनता, किसान, युवा परेशान है। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह किस हिंदुत्व की बात करते हैं? सासाराम में कुछ दिन पहले बीजेपी के जो नेता गए, जब उनकी जांच की जाए। नीतीश कुमार को इनकी जांच करनी चाहिए, जो दंगे में शामिल है और जिन पर आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई और फिर गिरफ्तारी हो। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश हार रहे हैं तो फिर 2024 के बीजेपी आरएसएस वाले दंगे ही कराएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर बैंक कर्मचारी बनकर के एक व्यक्ति ने बिहार निवासी एक व्यक्ति के खाते से 4,44,000
511 रुपये उड़ा लिए हैं। जब पीड़ित के मोबाइल पर जब पैसे निकलने का संदेश आया, मैसेज आया, तो फिर वह तुरंत बैंक में गया और फिर छानबीन की। पासबुक में जब इसकी एंट्री करवाई तो फिर पता चला है कि किसी छात्र ने उनके खाते से ये राशि उड़ा ली है। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी है, पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जब बिहार के सिवान की तहसील हुसैनगंज के गाँव सोहेली बेदरा निवासी सुभाष यादव ने बताया है कि वे बहादुरगढ़ के महावीर पार्क की गली नंबर 3 में किराए पर रहता है, जहां उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है। बीते 28 मार्च को वे अपने घर पर था। सुबह करीब 11:15 बजे उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने कहा कि वह एक्सिस बैंक से बैंक कर्मचारी बोल रहा है, आपका आधार कार्ड अपडेट करना है। वह आधार कार्ड और फिर पैन कार्ड का नंबर पूछने लगा तो फिर उसने बता दिया। उसके बाद उसने कहा कि वह वोटर कार्ड और फिर OTP और पूछेगा तो फिर वह भी बता देना। या कुछ देर बाद उसके बाद OTP आया तो फिर उसने उसे बता दिया। उसके बाद एक और OTP आया जब उसने इसे नहीं पूछा। करीब 11:55 पर उसके मोबाइल पर संदेश आया जिसमें बैंक से 4,44,511 रुपये निकालने की सूचना थी। इस पर वह तुरंत बैंक में गया और फिर पासबुक की एंट्री करवाई तथा छानबीन की। यहाँ पता चला है कि उसके बैंक खाते से किसी ने ये राशि निकाल ली है। इस पर उसने इसकी शिकायत तुरंत ऑनलाइन की तथा साइबर थाने में भी दी है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग के विरोध में मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद उतर आया है। यह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका की खिलाफत करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि ये पारिवारिक व्यवस्था पर हमला है, ये पूरी तरीके से सभी पर्सनल लॉ का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने हिंदू परंपराओं का भी हवाला दिया है। संगठन ने कहा है कि हिंदू धर्म में भी शादी का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख और फिर संतानोत्पत्ति नहीं है, जब बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि ये हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक है। समलैंगिक विवाह एक तरह से पारिवारिक व्यवस्था पर हमला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका को बीते 13 मार्च को 15 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुद्दा बुनियादी महत्व का है। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ये मुद्दा एक तरफ संवैधानिक अधिकारों और फिर दूसरी तरफ स्पेशल मैरिज एक्ट समेत स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट से संबंधित है, जिसका एक दूसरे पर प्रभाव है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।